गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज मिसेस कामिनी सौराज और आज आप क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में आपका आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी सेकेंड क्लास। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में। मैटर को हमने क्लासिफाइड किया था। मैटर आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। नेचर ऑफ मैटर हमने पहली क्लास में देखा था, जिसमें से फिजिकल चेंज को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। केमिकल चेंज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस। फिर से प्योर सब्सटेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है मिक्सचर और कंपाउंड में। एंड कंपाउंड को फिर से 2 पार्ट में हम स्टडी करेंगे, एक होगा आपका ऑर्गेनिक और दूसरा होगा आपका इनऑर्गेनिक। फिजिकल चेंज को हमने फर्स्ट क्लास में डील किया था, जिसके 4 पार्ट थे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा। अब आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब होता है आपका तत्व। क्या होता है आपका एलिमेंट का मतलब? तत्व होता है। और ये जो एलिमेंट है, इन्हें ना तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों ही चेंजों के द्वारा बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे अर्थ क्रस्ट में मौजूद होते हैं रॉ मटेरियल्स के फॉर्म में। जो एलिमेंट है, ये हमारे अर्थ क्रस्ट में अलग अलग मात्रा में मौजूद हैं और इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एलिमेंट्स को। एक होता है मेटल, दूसरा है आपका नॉन मेटल और तीसरा है आपका मेटालॉइड। एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मेटल का मतलब होता है धातु और नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। मेटालॉइड्स का मतलब होता है उपधातु। जितने भी मेटल हैं वो हम मेटल के पार्ट में उसका स्टडी करेंगे। मेटल का जो प्रॉपर्टी है, आइए अब उसे हम देख लेते हैं। मेटल ये क्या है? एक तरह का एलिमेंट है। तत्व मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये हार्ड होता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, लस्टर होता है, मिलेबल होता है क्या होता है? मिलेबल होता है। डक्टिलिटी होती है इसमें प्रॉपर्टी, डक्टाइल। क्या होता है? ये डक्टाइल होता है। सोनोरस होता है और कंडक्टर। ठीक है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्या? मेटल। मेटल एक तो हार्ड होगा आपका, क्या है? कठोर। जैसे आपने देखा है आयरन हो गया एग्जाम्पल के लिए, है ना। मेटल में आपका क्या हो गया? ये कॉपर, जिंक, ये सब क्या है? मेटल में आएंगे आपके। सोडियम और लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे क्या है? मेटल हैं। जनरली ये एस ब्लॉक के एलिमेंट साथ में डी ब्लॉक साथ में डी ब्लॉक के जो आपके एलिमेंट हैं वो भी क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल में आते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, इसकी हम बात आगे करेंगे। तो मेटल क्या होता है? कठोर होता है, यानी कि हार्ड।
अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, ये लस्टर होता है, लस्टर यानी कि चमकने का गुण होता है इसमें, चमकीला बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, चमकीला होता है ये। मिलेबल, ये क्या होता है, मिलेबल होता है, मिलेबल, मिलेबल इसकी प्रॉपर्टी होती है, मिलेबल का मतलब होता है इसे चपटा किया जा सकता है और फैलाया जा सकता है, चपटा करके इसे क्या किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेटल में आपके पास जैसे कि टीन, टीन भी आपका एक तरह का मेटल है, और टीन की शीट को आपने देखा होगा, जो घरों के ऊपर लगाए जाते हैं शीट, टीन को फैला करके चपटा करके उसको शेप दिया जाता है, मतलब कि मेटल को, मिलेबल का मतलब होता है कि फैलाओ उसको, आप मेटल को एक सांचे में ढाल करके फैला सकते हैं, ठीक है, वो एक चौड़े शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसी को हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, मिलेबिलिटी बोलते हैं, या मिलेबल होता है। और ये हो गया आपका डक्टिलिटी या डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है खिंचाव, इसको क्या कर सकते हैं, खींच करके लंबा किया जा सकता है, ठीक है, ठीक। ये जो डक्टाइल है, जैसे आप सोच रहे होंगे अब लंबा कैसे करते हैं इसे, तो आप जानते हैं कि घर बनाने में जो छड़ का यूज होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके में मेटल से बना है वो, और वो आयरन से बना है यानी कि लोहे से बना है, और उसमें क्या होता है कि उसको डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है, जिससे उसे खींच करके लंबा किया जा सकता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, मेटल को खींच करके बहुत ज्यादा एक लंबी जो एक लंबी शीट की तरह है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरोसिटी या सोनोरस, ये होता है गुंजायमान, यानी कि गुंजायमान, ठीक है। क्या हो सकता है सोनोरस का मतलब, गुंजायमान मतलब कि ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, मेटल क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। जैसे मंदिर की घंटियां हो गई, मंदिर की घंटियां किससे बनी होती है, लोहे से बनी होती है, और आप घर में जो घंटियों का यूज करते हैं ना, वो घंटियां किससे बनी होती है, पीतल से, ठीक है। तो उनसे क्या निकलता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, जब आप उसको स्टिक करते हैं, उसमें स्ट्राइक करते हैं, तो उससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। और कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपके मेटल की, इट इज अ गुड कंडक्टर। चालक, इसको क्या बोलेंगे, चालक, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होता है, ठीक है, जैसे कि करंट फ्लो हो गया। आप लोहे को पकड़ेंगे तो लोहा अगर देखा है ना आपने, बोलते हैं कि लोहे के पास जब करंट, बारिश का मौसम हो तो खंबे के पास ना जाए, और जो लोहे के खंबे होते हैं उनमें करंट मतलब कि होता है फ्लो। दूसरा, लकड़ी, लकड़ी क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है। इट मीन्स कि जो आपका ये जो मेटल है उसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ गुड कंडक्टर। इसमें क्या होता है, ये चालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जा सकता है। तो ये इस तरह से आपके मेटल के, धातु के क्या हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नॉन मेटल, ठीक। क्या देखेंगे अब हम, नॉन मेटल, क्या होता है नॉन मेटल, अधातु। अब आप बताइए, ये सारी जो हमने मेटल की प्रॉपर्टीज अभी देखी, समझ जाइए उसका ये पूरा अपोजिट है, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि आपने देखा है एग्जांपल के लिए, अगर इसमें देखें लकड़ी, ठीक है, क्या वुड में, लकड़ी में किसी तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, नहीं। प्लास्टिक, ठीक है, रबर, ये क्या है आपका, लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है आपके नॉन कंडक्टर है ना। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियन है वो रबर के शूज पहनते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं हो सकती, फ्लो नहीं हो सकती। लकड़ी, लकड़ी में किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्या, नहीं। इसीलिए क्या होता है, नॉन मेटल, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, या पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हो गया आपका नॉन मेटल। रिलेट कर सकते हैं आप अपने आसपास की चीजों से, जैसे ये पेन, प्लास्टिक का पेन, जितने भी प्लास्टिक और लकड़ी और रबर से बनी हुई चीजें आपके आसपास है वो सारे नॉन कंडक्टर होंगे। और ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकता वो सारे किसमें आएंगे, नॉन
मेटल में, और नॉन मेटल में आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये एग्जाम्पल है एलिमेंट में। ये सब क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है इसमें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल में आएंगे आपके। तो ये हो गया आपका नॉन मेटल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आपका मेटालॉइड्स। ये है मेटालॉइड्स, मतलब अधातु, ठीक है, अधातु। ये इनको हम क्या बोल, सॉरी, मेटालॉइड्स का मतलब होता है आपका उपधातु। क्या होता है आपका, उपधातु। उपधातु, ना तो ये धातु होते हैं क्यों, और ना तो ये अधातु होते हैं, मतलब इनके बीच की कुछ कंडीशन लग रही है, ठीक। तो इन्हें और क्या बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है। दे आर हैविंग क्वालिटीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, ठीक। ये क्या है, दोनों की क्वालिटीज को रखते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखते हैं उपधातु के में, तो आपका आ गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मिथ, ठीक है। उसके बाद आपका ये एंटीमनी, ठीक है। ये सभी क्या हो गए, आपके उपधातु हो गए। ना तो ये पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं, और ना ही ऐसा भी नहीं है कि ये पूरी तरह से नॉन कंडक्टर हो, ठीक। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और ठीक, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। अगले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो आपको यहाँ बोरॉन से दिख रहा है, देखिए, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक है। ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, जो ना तो मेटल है पूरी तरह से, और ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल है। एक्चुअली ये क्या है, नॉन मेटल के उसमें आ रहे पी ब्लॉक में, पर ये क्या है आपके मेटालॉइड्स हैं, ठीक है। क्या है, मेटालॉइड्स है, मैंने पहले नॉन मेटल कह दिया था, है ना। ये क्या है, मेटालॉइड्स हैं, ठीक। क्या क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ठीक। ये जितना भी आपको ये ब्लू सेक्शन दिख रहा है, कौन सा सेक्शन, ब्लू सेक्शन। चलिए मैं इसको ब्लैक से हाईलाइट करती हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर समझ में आए। ये जो सीढ़ी की आकृति में आपको दिखाई दे रहा है ना, सीढ़ी के स्ट्रक्चर में ये ब्लू कलर में जितने भी एलिमेंट्स, ये है आपके मेटलॉइड्स, जो कि पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। ये जो हमने मेटल की बात की, ये आपके आते हैं एस ब्लॉक में, और कुछ मेटल आपके ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में आते हैं। जनरली आपका एस ब्लॉक होता है मेटल का। मेटल के एग्जांपल में देख लो आप, ये सब है लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम, ये सारे क्या है आपके एस ब्लॉक है। टेंशन नहीं लेना है, इसके निमोनिक्स अवेलेबल है, जिसको आप बोल सकते हैं कि आपको याद करने की ट्रिक दिए जाएंगे, जो केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल एकदम आसान बना देंगे, ठीक है। तो अभी ये जानिए एग्जाम्पल कि एस ब्लॉक एलिमेंट क्या हो गया, आपके मेटल में आ गए। ये हो गया आपका मेटलॉइड्स। और नॉन मेटल की जो हम बात कर रहे थे, ये देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। ये जो 14, 15, 17 ग्रुप्स जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, वो क्या है, आपके नॉन मेटल है, जो कि नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, ठीक। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो होप सो कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया, मेटल, नॉन मेटल, कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मेटल, नॉन मेटल और आपके मेटलॉइड्स हैं, ठीक। तो हमने कहाँ तक डील किया था, मेटलॉइड्स तक, ठीक। मेटलॉइड्स तो आपने देख लिया, सेमी कंडक्टर्स हैं ये एक तरह से, और ये क्या है, मेटल, नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखते हैं।
हमको ये एलिमेंट अब क्लियर हो गया। बताओ स्टूडेंट, ये क्या क्लियर हुआ आपको? ठीक, देखिए अब हमने एलिमेंट को क्या किया, कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? मिक्सचर और कंपाउंड। क्या क्या? मिक्सचर और कंपाउंड। ये खाने वाला मिक्सचर नहीं है बाबा, ये क्या है? मिक्सचर। इट्स अ मिक्सचर, मिश्रण। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं किसके किसके बारे में, मिक्सचर के बारे में और कंपाउंड के बारे में। ये हो गया आपका मिक्सचर, ठीक है, और एक तरफ हम समझते जाएंगे कंपाउंड को। ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड यानी यौगिक, मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक, तो जब आप क्या करते हैं, मिश्रण आपका क्या हो गया, जैसे आप देख लीजिए, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई होती है ना। ठीक है, जब दो या दो से अधिक चीजें मिली हुई हो, when two or more than two substance mixed with any ratio। क्या हुआ? जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस या पदार्थ, इसमें मैटर भी लिख लो, सब्सटेंस के इधर ऑब्लिक करके क्या लिख लो? मैटर। when two or more than two substance are mixed with any ratio। इसमें कोई अनुपात फिक्स नहीं होगा कि आप किसको कितनी मात्रा में मिला रहे हैं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी मात्रा में मिल जाते हैं तो एक क्या तैयार हो जाता है? मिक्सचर तैयार हो जाता है। इसके एग्जांपल में क्या ले सकते हैं आप? जैसे आप ले सकते हैं वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, पानी में अगर आपने सॉल्ट मिला दिया तो एक तरह से वो सॉल्ट वाटर का क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। वाटर और प्लस मिल्क, इसे इस तरह से भी समझिए। मिलावट, भाई मिलावट किसमें नहीं है? सारी चीजों में है। यदि चावल में यानी कि आपके राइस में क्या हो गया? आपने खरीदा भाई राइस, ये क्या था? वाटर था। ठीक, आपने लिया राइस, अगर उसमें किसी ने स्टोन मिला दिया तो वो एक तरह का मिश्रण ही तो बन गया ना। तो आपके पास और भी इसके एग्जांपल्स है। हो सकता है सॉलिड और सॉलिड चीजें, यानी कि दो सूखी चीजें भी आपस में मिल जाए तो मिश्रण बन जाए। जैसे कि आप अपना अपने डेली लाइफ के एग्जांपल से ही देख लीजिए, आप कोई भी खाने के प्रोडक्ट देखते हैं उसमें चीजें मिली हुई होती हैं, है ना। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, जो अधिक पदार्थ हैं वो आपस में क्या करते हैं, कोई भी रेशियो में, एनी रेशियो में, कोई भी रेशियो में मिल जाते हैं तो वो क्या होता है? आपका मिश्रण होता है। इसमें कहीं पर मैंने लिखा है क्या कि एक गिलास पानी है तो एक गिलास पानी में एक गिलास शक्कर डालना है या एक गिलास सॉल्ट डालना है, आपका शुगर। इसमें एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, तो ये गया। ठीक है, ये आपका हो गया मिश्रण का एग्जाम्पल, यानी कि मिक्सचर का एग्जाम्पल। दूसरी तरफ देखते हैं कंपाउंड। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन, when two और दो बार हो गए क्या? ओके ओके। when two और more than two, more than two substance mixed in definite composition। ठीक, क्या होगा? जब दो या दो से अधिक तत्व, ठीक है, जब दो या दो से अधिक तत्व या सब्सटेंस या फिर आप मैटर भी बोल सकते हैं, वो एक डिफाइनाइट कंपोजिशन में, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, जब उनका अनुपात निश्चित होता है, यानी कि निश्चित
अनुपात में, निश्चित अनुपात की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कंपाउंड के लिए। निश्चित अनुपात में जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यौगिक। जैसे मैंने लिखा H2O, ठीक है, आपका ये H2O हो गया, CO2, ये सारे कंपाउंड हो गए। और क्या लिख सकते हैं? NH3। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? आपके कंपाउंड के हैं। बार बार ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होता है? मिश्रण में हमको अनुपात देखने की आवश्यकता नहीं होती है, हम बिल्कुल भी इसमें रेशियो को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम किसी भी अमाउंट में दो तत्व को, दो एलिमेंट को मिक्स करते हैं और हमारा मिक्सचर रेडी हो जाता है। लेकिन जब हम कंपाउंड की बात करते हैं, यौगिक की बात करते हैं, तो हमें उसे फिक्स्ड रेशियो में लेना होता है, क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि किस तरह से इसका कॉम्पोजिशन फिक्स कहने की हम बात करें। जैसे ये हो गया आपका H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हमको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और उसका एटॉमिक मास भी होता है 1। तो यहाँ पे इस तरह से आपको पता ही है कि एलिमेंट को मास और उसके एटॉमिक नंबर को इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की बारी आई, तो ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक नंबर पता है, आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 और उसका एटॉमिक मास होता है 16। आप चाहें तो इस 16 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन आपका। एक साइड पे नीचे की तरफ आपका एटॉमिक नंबर हो गया और ऊपर की तरफ आपका क्या हो गया? एटॉमिक मास। ठीक, अब देखिए इसका मास ले लेते हैं हम हाइड्रोजन का, कितना हुआ? 1 हुआ। और एटॉमिक नंबर भी क्या हुआ इसका? 1 हुआ। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर लेते हैं ऑक्सीजन का, ये हो गया 8। कितने में हुआ? ये 8 में हुआ। ठीक, तो ये इसका जो रेशियो है 1/8, 1 रेशियो क्या हो गया? 8। ठीक, अगर सिंपल में देखें ये, अब हमारे पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो अब देख लेते हैं इसका एटॉमिक मास तो हो गया 1 और ये कितने हाइड्रोजन है अपने पास? 2। ठीक, साथ में आपका ऑक्सीजन कितना है? इसका एटॉमिक मास जो है 16 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है बताओ यहाँ पर? 1। तो इसको यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16। ठीक है, ये दिख रहा है 2:16। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आपको कौन सा सिंपल रेशियो मिला? 1:8 मिला। इट मीन्स की सिंपल रेशियो में हमारे पास जो भी एलिमेंट होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है उसे हम क्या कह सकते हैं? आपका कंपाउंड कह सकते हैं। ठीक, तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। मिक्सचर को अब क्या करते हैं? दो पार्ट में स्टडी। कंपाउंड को तो दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बीच घूम रहा है। तो कंपाउंड भी हो सकता है, एक तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, दूसरा हो सकता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। वैसे ही मिक्सचर क्या हो सकता है आपका? या तो होमोजीनस हो सकता है और या तो फिर हेट्रोजीनस हो सकता है। होमोजीनस का मतलब देखो, मिक्सचर को, और ये हो गया आपका मिक्सचर, या तो ये होमोजीनस होगा, होमोजीनस, और या तो ये होगा हेटेरोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है समांगी और हेटेरोजीनस का मीनिंग होता है विषमांगी। समांगी जो समान पूरा थ्रू आउट कॉम्पोजिशन उसका क्या हो जाए? पूरी तरह से मिल जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये दो कंटेनर हैं। ठीक है, एक कंटेनर में हमने क्या रखा है? वाटर रखा हुआ है। ठीक, और दूसरे कंटेनर में हमने क्या रखा हुआ है कि इसमें हमने सॉल्ट वाटर लिया हुआ है। कौन सा? सॉल्ट वाटर। अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या आप सॉल्ट और वाटर को अलग कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे में पूरा थ्रू आउट इसका कॉम्पोजिशन पूरी तरह से मिला हुआ है, उनका जो मिश्रण है वो एक दूसरे में पूरी तरह से समाहित है, ठीक है। इसमें सॉल्ट और वाटर पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, मिले हुए हैं, तो हम इसे अलग नहीं कर सकते। तो होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण, मिलने के बाद एक जैसे दिखने वाला। जैसे मैंने अगर आप इमेजिन करिए, एक गिलास पानी है और उसमें आपने सॉल्ट ऐड किया है 1 टेबल स्पून, तो आपको क्या सॉल्ट पानी के अंदर दिखाई देता है? नहीं, आप सॉल्ट नहीं ढूंढ पाएंगे पानी के अंदर, वो ऐसा लगता है एक गिलास पानी ही है। इसका मतलब समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिश्रण उस मिश्रण को बोलते हैं जिसमें दो कंपोनेंट मिल जाएं तो आपको वो एक ही दिखाई दे, उसका जो मिश्रण है वो एक ही दिखाई दे। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। इसका एक एग्जांपल दूध प्लस पानी, ठीक है, दूध प्लस पानी, दूध मिल्क और पानी हो गया आपका वाटर, ठीक है। अगर आपके घर में दूध वाला दूध देने आता है और वो अपने दूध जो देता है ला करके घर में, उसमें अगर वो पानी मिलाकर लाता है तो क्या आपको पता चल पाता है कि उसमें पानी मिला हुआ है कि नहीं? नहीं। इसका मतलब समांगी मिश्रण में हम कॉम्पोजिशन को पूरी तरह से मिला हुआ पाते हैं। और विषमांगी क्या हो जाएगा? जिसमें दो मिक्सचर आपस में मिलते ना हो और उन्हें क्लियरली देखा जा सकता है, जैसे पानी प्लस रेत, वाटर प्लस सिलिका, पानी प्लस रेत। अगर पानी में हमने क्या मिला दिया? रेत मिला दिया, तो क्या आपको रेत और पानी एक साथ मिले हुए दिखाई देंगे या अलग अलग? वो नीचे बैठ जाएगा ना ग्लास के, तो इट मीन्स की जो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है वो पूरी तरह से मिला हुआ नहीं होता है, उन्हें क्लियरली देखा जा सकता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये क्लास आज का समझ आया होगा, जिसमें हमने क्या किया, मैटर का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, मैटर का क्लासिफिकेशन, फिजिकल चेंज, और आज हमने उसको क्या कर लिया, केमिकल चेंज को क्लियर कर लिया पूरी तरह से। ये जो प्योर सब्सटेंस है यही है आपका शुद्ध पदार्थ, जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट मौजूद तो होंगे, पर उनका रेशियो फिक्स भी हो सकता है और नॉन फिक्स भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी पहचान होते नहीं है प्योर सब्सटेंस। जैसे आपने गोल्ड में तांबा कितना भी मिलाया हो, लेकिन गोल्ड का एक अपना आइडेंटिटी है, ठीक है, तो वो शुद्ध पदार्थ हो गया। तो इस तरह से उसका मिक्सचर, कंपाउंड और कंपाउंड का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोर्शन, इस तरह से हमने देखा कि मैटर हमारा क्या हो गया, क्लासिफाइड हो गया है। अब हम आगे की क्लास में अगला टॉपिक कवर करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।